हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया अस्थमा, सीओपीडीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन होता क्या है, हाइपरटेंशन का करंट सिनेरियो क्या है, वर्ल्ड वाइज कितने पेशेंट है और कितने परसेंट यंग जनरेशन जो हाइपरटेंशन का मरीज बन रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्यों इतने नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं हाइपरटेंशन के, उसके कुछ की फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए आप इस वीडियो में, एक एक करके हम सारी चीजें समझते हैं। देखो, जो हाइपरटेंशन है वो एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। क्रॉनिक का मतलब होता है कोई डिसीज जो है वो प्रोग्रेसिव हो रही है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक कंडीशन। अगर आप हाइपरटेंशन वर्ड को देखें तो वो दो चीजों से मिलके बना है। पहला है हाइपर, दूसरा है टेंशन। हाइपर का मतलब होता है नॉर्मल लेवल से ज्यादा, अगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो रहा है तो वो हाइपर है। एंड टेंशन का मतलब है यहाँ पे प्रेशर का। और जो प्रेशर बात कर रहे हैं हम ये ब्लड प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल लिमिट से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात दो चीजें हैं। पहली कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो बीपी बढ़ता है उसको कभी भी हाइपरटेंशन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? इसका कारण ये है कि जब हम कभी भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या हम बॉडी की एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पे बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और इसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। और जब हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो हम बार बार सांस लेने लगते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होगा कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट के इंक्रीज होने से बीपी बढ़ेगा। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डिमांड कम हो जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड जैसे ही बॉडी में कम हो जाएगी तो ये मैकेनिज्म अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि थोड़े देर में जो हमारा बीपी एलिवेटेड बीपी था वो कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कभी भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो बीपी बढ़ जाता है उसको हाइपरटेंशन कंसीडर नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, तो फिर किसको हाइपरटेंशन कंसीडर करेंगे? हाइपरटेंशन हम ऐसे कंडीशन को कंसीडर करेंगे जब किसी अडल्ट में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे एक्सीड करता है। हमारा नॉर्मल होता है 120/80 mmHg, 120/80 mmHg एक नॉर्मल बीपी होता है अडल्ट में। अगर ये बीपी 140/90 mmHg हो जाता है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है तो फिर उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कंसीडर करेंगे। मतलब अगर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर किसी अडल्ट में 140/90 mmHg से ज्यादा अगर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है तो फिर उसको हम कंसीडर करेंगे हाइपरटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है ये ब्लड प्रेशर? अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसी वेसल्स होती हैं और ड्यूरिंग ब्लड फ्लो जब यहां से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होगा एक डायरेक्शन में तो वो इस आर्टरीज की बॉल पे कुछ प्रेशर लगाता है। और कितना प्रेशर ब्लड द्वारा इन आर्टरीज की बॉल पे पड़ा है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाइपरटेंशन में ये जो ब्लड प्रेशर है फोर्स अगेंस्ट द ब्लड आर्टरी वॉल्स इज टू हाई। मतलब हाइपरटेंशन में जो प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है आर्टरीज की बॉल पे। अब एक और कंडीशन आती है कि जैसे हमारे घर में ओल्डर पेशेंट्स होते हैं, जैसे हमारे दादाजी, अंकल या जिनकी भी एज 50 या 55 साल से ऊपर है, तो उनको अगर आप बीपी मेजर करोगे तो उनका बीपी हमेशा रहेगा, आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो बीपी है वो 150/90 या इससे भी 160/100 कुछ इस तरीके का होता है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या हम इस बीपी को हाइपरटेंशन कंसीडर कर सकते हैं? आंसर इज
बिग 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 नो। क्यों? ऐसा क्यों है कि हम इतना ज्यादा बीपी है और फिर भी उसको हम हाइपरटेंशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं? इसका कारण है अथेरोस्क्लेरोसिस। अब बोलोगे कि ये अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जैसे ही पेशेंट्स की एज बढ़ती है तो क्या होता है कि जो वेसल्स है, वेसल्स की इनर लाइनिंग पे कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे कि वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। अब पूछोगे कि इलास्टिसिटी कम होने से क्या होगा? इलास्टिसिटी कम होने से जो लचीलापन या डायलेशन की जो कैपेसिटीज है वेसल्स की, वो कम हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। सो जैसे ही एज बढ़ेगी पेशेंट्स की, ब्लड प्रेशर भी उनका बढ़ता जाएगा। तो उस कंडीशन में हम उनकी रेंज को चेंज करके हाइपरटेंशन को डिफाइन करेंगे। अभी हम एक अडल्ट की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी टेकन दैट 140/90 mmHg फॉर ब्लड प्रेशर फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर आप हाइपरटेंशन की डेफिनेशन देखोगे, सिंपल डेफिनेशन होती है, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर आप देखो कि हाइपरटेंशन एक कॉमन डिसीज है, लेकिन क्रॉनिक कैसे हो रही है, क्रॉनिक क्यों हो रही है? क्रॉनिक, तो क्रॉनिक का मतलब होता है जब कोई भी डिसीज लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगी अकरेंस के लिए, तब हम उसको क्रॉनिक कंडीशन बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हाइपरटेंशन क्रिएट करते हैं, जिसमें से एक है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब आपने देखा होगा कि ऐसे पेशेंट्स जिनको मोटापा ज्यादा है तो उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। अब आपको पता है कि जो ओबेसिटी या मोटापा है ये क्यों होता है? ये होता है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से। तो आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि देयर आर मेन फैक्टर ऑफ द हाइपरटेंशन इज लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा है टू मच कंजप्शन ऑफ सॉल्ट। टू मच कंजप्शन ऑफ सॉल्ट। भाई सॉल्ट अगर कोई पेशेंट है वो ज्यादा ले रहा है तो क्या होता है कि जो सोडियम होता है वो हमारे यूरिनरी या आप बोलो किडनी से रिमूव होते टाइम पे वाटर को लेके जाता है। तो क्या होता है कि सोडियम को हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब करती रहती है, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। तो अब पेशेंट जितना ज्यादा सोडियम इंटेक करेगा यानी कि नमक लेगा, तो वो उतना ज्यादा फ्लूइड को रिटेन करेगा, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। और ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम होती है डॉक्टर उनसे बोलता है कि आप नमक कम खाओ। अभी जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप ये बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि हम डॉक्टर जो है वो क्यों बोलता है ऐसा कि नमक कम खाना है। नाउ सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन? सो सबसे पहले तो उसको हेडेक होगा, परसिस्टेंट हेडेक होगा, स्पेशली बैक ऑफ द हेड, है ना। और जब ये ऐसा होगा तो आप समझ लो कि दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाई बीपी। दूसरा है डिजीनेस होगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। देखो नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत सारे पेशेंट्स में जब बीपी ज्यादा हो जाता है तो उनको नेजल ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से खून आने लगता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। और इसको हम हाइपरटेंशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जब बीपी इंक्रीज होगा तभी तो हाइपरटेंशन होगा। अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो हाइपरटेंशन डायरेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल सी कि कब से इसको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर हम बोलेंगे कि उसको हाइपरटेंशन है। दूसरे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब जिस किसी का बीपी बढ़ जाएगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगी, साथ ही साथ उसको चेस्ट पेन होगा। सो दीज आर द सिम्टम्स जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन। नाउ वी विल डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन को हम देखें तो हम जनरली इसमें तीन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहला मैकेनिज्म है हमारा रास मैकेनिज्म, डी एच मैकेनिज्म। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, एक बैरो रिसेप्टर का मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम दो मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं जो मेजरली काम में आते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास।
एंड इसको हम कई बार एल्डोस्टेरोन भी लगा के बोलते हैं। सो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। और दूसरा हमारा है एडीएच मैकेनिज्म। ये जनरली हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड है। इसमें पिट्यूटरी एडीएच हार्मोन सीक्रेट करती है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला मैकेनिज्म जो कि है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हम डिस्कस करते हैं द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। उसमें दो मैकेनिज्म है, हमने यहाँ पे देखे। एक मैकेनिज्म है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मैकेनिज्म एंड दूसरा है एडीएच मैकेनिज्म। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखो यहाँ पे जो ऑर्टा है, ऑर्टा के ऊपर आर्टेरियोल्स में ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर, ठीक है। देखो जैसे ही ब्लड फ्लो होता है तो आर्टरीज को पता रहता है कितना बीपी है। और ये कैसे पता रखता है कि आर्टरीज की बॉल पे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं बैरोरिसेप्टर। इस बैरोरिसेप्टर्स ये सिग्नल देते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं सीक्रेशन ऑफ रेनिन। ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, सीक्रेशन ऑफ रेनिन। ये सिग्नल भेजेंगे किडनी को और किडनी क्या करती है, ये सीक्रेट करती है रेनिन को। सो सिग्नल कहाँ पे जाएगा, किडनी तक, किडनी से आएगा रेनिन, ठीक है। अब जो रेनिन आ रहा है ये किडनी से आते हुए कहाँ पे आएगा, लिवर में। लिवर में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन। ये जो हार्मोन होता है ये प्रेजेंट रहता है इन लिवर, ठीक है। अभी देखो रेनिन जो है वो सीक्रेट हुआ है किडनी से आएगा पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में आएगा। लिवर में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन जैसे ही इस रेनिन से मिलेगा ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको हम एस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखो, ये एस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। तो क्या करता ये एस, क्या करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2 में। अब देखो असली जो मामला है वो यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया तो ये 3 चीजें कराता है। पहले क्या कराएगा, ये रिलीज ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज कर देगा कार्डियक मसल्स में, और जब ये होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो, हार्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बीपी, सिंपल सी बात है। दूसरा करता है ये वैसोकंस्ट्रिक्शन। देखो बीपी तो वैसे ही था नॉर्मल, लेकिन क्या हुआ, ये रास ओवर एक्टिवनेस की वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया। अब वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो होगा ये कि जो वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी तो बीपी बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड तीसरा चीज करता है वो सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन कर देता है। क्या करता है, ये सीक्रेशन कराता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का। और जैसे ये हार्मोन रिलीज होता है ये रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है वाटर के फ्रॉम किडनीज, और जैसे ये बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। सो अब इस स्लाइड से आप समझ सकते हो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम किस तरीके से बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। अब
ये जो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हो गया है, इसी का अपग्रेडेड वर्जन हम पढ़ते हैं किसमें, किडनी वाले सेल में। तो अब सोचो एक मैकेनिज्म, एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया है, एंजियोटेंसिन 2 ने स्टिमुलेट किया है किसको, किडनीज को। किडनीज के ऊपर क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसको स्टिमुलेट किया है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के जस्ट अबव प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जाके पीसीटी एंड डीसीटी पे जाके वर्क करेगा। पीसीटी एंड डीसीटी किस पे वर्क करेगा, पीसीटी एंड डीसीटी। अब बोलोगे कहाँ होता है ये पीसीटी डीसीटी, आप यहाँ को इसका कट करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, है ना, पीसीटी एंड डीसीटी एंड दिस इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन अफरेंट एंड इफरेंट आर्टरीज, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप, और ये दीज आर द कलेक्टिंग डक्ट्स, तो इसको हम सीडी बोल देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स। तो होता ये है कि जैसे ही एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा, ये जाके वर्क करेगा पीसीटी एंड डीसीटी पे जाके वर्क करेगा, यहाँ पे करवाएगा ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। जैसे ही ओपनिंग होगी सोडियम चैनल्स की, सो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होगा। और आपको पता है कि अगर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो सोडियम साथ में लेके जाता है वाटर को, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका, वाटर का। और जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा सो ब्लड वॉल्यूम जो है वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इस तरीके से ये एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म काम करता है। नाउ वी डिस्कस अनदर मैकेनिज्म, दैट इज मैकेनिज्म पढ़ते हैं जिसका नाम था एडीएच हार्मोन मैकेनिज्म। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से दिखती है, एंड दिस इज सेला टर्सिका होल, एंड दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को जैसे ही सिग्नल रिसीव होते हैं कि जो बीपी है वो डिक्रीज हो चुका है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहाँ से स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी से, ये एडीएच हार्मोन को सीक्रेट कर रहा होता है। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप तो ये कम होने की बात कर रहे हो, डिसीज कब होती है, जब कोई भी चीज ओवर एक्टिव हो जाती है। तो एडीएच मैकेनिज्म अगर हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में एडीएच हार्मोन सीक्रेट होगा। एडीएच हार्मोन क्या करता है, एडीएच हार्मोन पीसीटी एंड एलओएच पे जाके वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे एक नेफ्रॉन बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये मैंने छोटा सा एलओएच बना लिया, एंड दिस इज डीसीटी, और यहाँ पे दीज आर कलेक्टिंग डक्ट्स। तो अब आपको पता है कि एडीएच जो है वो किस पे, पीसीटी और एलओएच यानी लूप ऑफ हेनले पे जाके वर्क करेगा। वो कराएगा क्या, यहाँ पे ये ओपनिंग कराएगा सोडियम चैनल की, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। और जैसे ही सोडियम चैनल ओपनिंग होगा तो रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो किसका होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। सो आपको समझ में आया होगा कि पैथोफिजियोलॉजी कैसी होती है हाइपरटेंशन की, और हाइपरटेंशन कैसे कॉज होता है। अब अगर आप बोलोगे कि सर क्या कर सकते हैं अगर आपको हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट करना है,
तो सिंपल सी बात है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एक ड्रग होती है जो क्या करती है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। तो सिंपल है, अगर आप यहाँ पे इस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दोगे तो ना तो सोडियम चैनल ओपन होगा, ना रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, ना ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ना बीपी बढ़ेगा। तो ऐसे हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑन दिस बेसिस। दूसरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा था एक एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, इसमें भी ठीक है, वही ड्रग हम यूज कर सकते हैं। सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दो और अगर सोडियम चैनल ओपन नहीं होगा तो ये सारी प्रोसेस बंद हो जाएगी, बीपी नहीं बढ़ेगा। एक हमने रास सिस्टम पढ़ा है। रास सिस्टम में देखो हम 2-3 ड्रग यूज कर सकते हैं। पहला तो है कि आप इस एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन की रिएक्शन ही ना होने दो। देखो यहाँ पे इस एंजियोटेंसिन को ना रिएक्ट करने दो, किससे, रेनिन से। जब ये नहीं होगा तो ये पूरी स्टेप बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर ये मान लो हो भी गया तो इस एस को ब्लॉक कर दो। एस को ब्लॉक करने से क्या होगा कि ना रहेगा ये एस और ना एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, तो ये पूरी प्रोसेस रुक जाएगी। तो इस तरीके से हम हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।